हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूजीसी नेट की टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि हमारा यूनिट 1 है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं आगे यानी रिसर्च एप्टीट्यूड की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड में सिलेबस कौन सा आने वाला है। तो जल्दी से एक बार कंफर्म कर दो, ऑडियो विजुअल क्लियर है। दीपिका, रहमान, एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आज। तो इससे पता चल जाएगा कि प्रॉपर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को उससे रिलेटेड आज एमसीक्यूज भी करवाएंगे, जिसमें कि पता चल पाएगा कि एक्चुअली में हमें रिसर्च के बारे में कितना नॉलेज है। रिसर्च में भी जो हमारे स्टेप्स होते हैं उसमें सबसे पहला है स्टेप कि भाई रिसर्च हमें क्यों करना है। दूसरा हमारा स्टेप है कि भाई रिसर्च में पूर्व हमें यानी पहले क्या एक्सपीरियंस है, लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर भी लागू होती है। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, यही रहता है कि पता करना कि भाई हमें कितना समझ में आया। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने रिसर्च एप्टीट्यूड, थम्स अप कर दीजिए तो स्टार्ट करें आज के इस टॉपिक को। जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। यहाँ पर रिसर्च की सबसे पहले हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, सिलेबस दिखाने वाले हैं। सिलेबस के बाद एमसीक्यूज होंगे, सब लोग जुड़े रहे। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या देखना है, यहाँ पर जो इनका ये जो इनका सिलेबस है, तो रिसर्च में क्या क्या चीजें आ रही हैं। रिसर्च में आपका आएगा मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच, मेथड ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड, स्टेप ऑफ रिसर्च, थीसिस, आर्टिकल राइटिंग। उसके अलावा आईसीटी से जुड़े हुए जो सॉफ्टवेयर हैं, जो टूल्स हैं, जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, उनको भी आपको पढ़ाया जाएगा। रिसर्च एथिक्स से भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। रिसर्च जो रेफरेंसिंग स्टाइल है, अगर यहाँ पे देखो रेफरेंसिंग स्टाइल के बारे में, वो भी आप लोगों को करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि यूनिट 2 है यूजीसी नेट पेपर 1 की। तो यहाँ पर ये चीजें हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे। कल से थ्योरी स्टार्ट होगी जिसमें रिसर्च, मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अभी कुछ जो एमसीक्यू है उसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, 50 बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश में आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, 50 होंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और आंसर करना शुरू करिए अब। जिसको भी इसके बारे में जितनी नॉलेज है वो चीज यहाँ पर बताते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज, अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है। भाई पता होना चाहिए ना कि हमारा किस टॉपिक में कितना हमें आता है। तो पहले हमें उस टॉपिक के बारे में जानना जरूरी है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और कल से थ्योरी स्टार्ट करेंगे। कल से थ्योरी होगी लेक्चरर। ठीक है, अभी एमसीक्यू इसलिए है जिससे कि जब हम यूनिट स्टार्ट करें तो हम लोगों को ये ना लगे कि हमारा टॉपिक नया है। साथ ही साथ मुझे ये भी पता चल जाए कि क्या चीजें आप लोगों को आती हैं और क्या चीजें आप लोगों को नहीं आती। ठीक है, तो एक छोटा सा टेस्ट समझ सकते हो इसको, एक तरीके का रिवीजन समझ सकते हो। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी, डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, सत्य की खोज करना, बिल्कुल सही। अनुसंधान एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य नए ज्ञान, सत्य और सिद्धांतों की खोज करना है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च, इनमें से कौन सा अनुसंधान की विशेषता नहीं है। अनुसंधान कैसा होता है, सिस्टमैटिक होता है, पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है, लॉजिकल होता है, एम्पेरिकल अनुभवजन्य है, प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें, लेकिन बायस्डनेस नहीं होनी चाहिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है प्रियंका, ए ऑप्शन कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए जिससे कि पता चल सके कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान की विशेषता नहीं है पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, 1 मिनट होल्ड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड का मतलब ही है कहीं कोई चीज को अप्लाई करना, तो अप्लाइड रिसर्च एम्स एट। क्वेश्चन नंबर 3, हम किसी चीज को अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे सामने इस समय कोई प्रॉब्लम आ गई, इस समय हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, उसका इमीडिएट सॉल्यूशन निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक। हम अप्लाइड की बात करें, अप्लाइड रिसर्च की बात करें, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च इसी के अंतर्गत आता है। अनुप्रयुक्त अनुसंधान वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करता है, जबकि मूलभूत सिद्धांत सिद्धांत बनाने पर केंद्रित है। यहाँ पर इन दोनों के बीच का कंपैरिजन आता है। एक आता है बेसिक रिसर्च या मूलभूत रिसर्च के बारे में, दूसरा आता है अप्लाइड या अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बारे में। तो सही आंसर है बी, व्यवहारिक समस्या का समाधान करना है तो किसको यूज करेंगे? अप्लाइड रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार का अनुसंधान नए सिद्धांत को विकसित करता है? क्वेश्चन नंबर 4, नए सिद्धांत को विकसित करना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए बेसिक। जो बेसिक रिसर्च है, मूलभूत है, सबसे स्टार्टिंग किससे होती है? बेसिक। अगर हमें ABCD नहीं पता होगी तो आगे हम इनके सेंटेंस या वर्ड भी नहीं बना पाएंगे। तो बेसिक यानी सिद्धांत, बेसिक सिद्धांत हमें पता होने चाहिए। तो मौलिक अनुसंधान ज्ञान का विस्तार करता है और नए सिद्धांत उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखना है, याद रखिएगा, वरना यही लगेगा कि आपने गलत आंसर किया है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्रियात्मक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ पे इस्तेमाल होगा? सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम। जहां पर भी कक्षा, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई जो है इंस्टीट्यूशन आ जाए, वहां पर इमीडिएट अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, तुरंत करने के लिए इमीडिएट, मान लीजिए कोई कंपनी है, वहां पर अचानक से कोई इश्यू आ गया, तो तुरंत वहां पर किसका इस्तेमाल होगा? एक्शन रिसर्च का। कोई स्कूल है, कोई क्लास है, तो वहां पर किसका इस्तेमाल होगा? एक्शन रिसर्च का। क्वेश्चन नंबर 7, जो अनुसंधान क्या है का वर्णन करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल आकांक्षा, डेली लाइफ क्लास होती है। आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड को स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए कुछ एमसीक्यूज है जिससे कि टॉपिक से हम अवेयर हो सके। कल रिसर्च एप्टीट्यूड की पहली थ्योरी क्लास होगी। यस, कल से थ्योरी क्लास होगी। कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। क्वेश्चन नंबर 6, क्या है का वर्ड व्हाट एग्जिस्ट इज कॉल्ड? क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर है ए, वर्णात्मक। वर्णनात्मक अनुसंधान वर्तमान परिस्थितियों को बिना परिवर्तित किए समझाता है। जहां पर भी आपके साथ में कीवर्ड लग जाए व्हाट,
व्हाट अगर कीवर्ड लग जाएगा तुरंत आपने आंसर होगा वर्णात्मक। क्वेश्चन नंबर 7, एक अच्छे अनुसंधान की विशेषता इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 7, आंसर करो प्रवीण। क्वेश्चन नंबर 7, अतुल्य क्या होगा इसका सही आंसर? एक अच्छे अनुसंधान की विशेषता, अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसकी जो स्पेशलिटी है वो क्या होगी? बहुत जल्दी में आंसर आ रहा है सबका, क्या बात है। पर्सनल ओपिनियन, रैंडम assumptions, प्रेजुडिस या फिर सिस्टमैटिक अप्रोच। तो सही आंसर बी बिल्कुल सही जानी है। अनुसंधान हमेशा एक व्यवस्थित और संगठित पद्धति का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 8, कारण प्रभाव संबंध खोजता है कौन? क्वेश्चन नंबर 8, ये एग्जाम का ही पैटर्न है, बट यहाँ पर क्या है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन मान लीजिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस समय ज्यादा आ रहे हैं। तो एक स्टेटमेंट में लिख दिया कि ऐसा कौन सा अनुसंधान या रिसर्च है जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है, और एक अगर पूछ लिया कि ऐसा कौन सा है जो आपका जो है मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड पूछ लिया या एथनोग्राफिक से पूछ लिया, तो स्टेटमेंट टू वहां पर बना दिया। कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन देख रहे हैं, ये दो तीन तरीके से पूछे जाएंगे। पहला, स्टेटमेंट में पूछे जाएंगे अलग अलग चीज। सेकेंड चीज पूछी जा सकती है मैचिंग में। मान लीजिए इसमें पूछा इन्होंने कॉज इफेक्ट, और एक में पूछा उन्होंने कि ऐसा कौन सा अनुसंधान है जिसमें क्रिटिसिज्म या आलोचना का सामना करना पड़ता है, तो डेट इज ऐतिहासिक। तो अगर इन दोनों के बारे में हमें इजी वे में पता होगा तो हम उसको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा ये जो कंटेंट है आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैचिंग वाले क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चंस, कोडिंग वाले क्वेश्चन हो, समझने में आसानी प्रोवाइड करता है। तो जहां पर भी कॉज इफेक्ट आएगा वहां पर होगा एक्सपेरिमेंटल। अब इसमें पूछा जाता है कि इसमें कॉज किसको कहते हैं और इफेक्ट किसको कहा जाता है, यानी कॉज यानी कारण किसको कहते हैं, प्रभाव किसको कहा जाता है, कौन बताना चाहेगा? बहुत इजी हो जाता है अगर वन लाइनर हो, और वन लाइनर ऑलरेडी हमारे शॉर्ट वीडियोस में भी मिलेगा वेबसाइट में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, आपके जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्टली हमारी जो साइट है उस पे जाएं, इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी, जाकर वहां पर वन लाइनर आप डायरेक्टली पढ़ो, क्लैरिटी मिलेगी। अब अगर हम बात करें कारण और प्रभाव, कोई घटना हुई तो क्यों हुई, रिलेशनशिप देखा जाता है, तो कारण क्या है, कारण किस पे देखा जाता है, स्वतंत्र चर पे यानी इंडिपेंडेंट पे। स्वतंत्र चर पे देखते हैं कारण कि क्या कारण हुआ। दूसरा, किस पे इफेक्ट देखा जाता है, तो वो है डिपेंडेंट पे। कारण इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र पे देखा जाता है और उसका प्रभाव किस पे देखा जाता है, आश्रित चर पे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कॉज एंड इफेक्ट, कॉज क्या है आपका इंडिपेंडेंट, इफेक्ट क्या है डिपेंडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान मुख्यतः निर्भर करता है किस चीज पे? हिस्टोरिकल रिसर्च मेनली डिपेंड्स ऑन, सुकृति, सुकृति, अदिति, एडी, बहुत सही, फास्ट आंसर आ रहे हैं, प्रतीक का भी फास्ट है, प्रवीण का भी फास्ट है, वेरी गुड जॉब। आकांक्षा का तो सबसे पहले, क्या बात है आकांक्षा, वेरी गुड। ऐतिहासिक अनुसंधान मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, दस्तावेजों और अभिलेख पे। आपसे पूछे जाते हैं कि जो ऐतिहासिक अनुसंधान या हिस्टोरिकल आपका रिसर्च है, वहां पे जो हमारा डेटा होता है वो डेटा कलेक्शन कहाँ से होता है, प्राइमरी सोर्स से कलेक्शन होता है या सेकेंडरी सोर्स से? कौन आंसर बताना चाहेगा? बबलू बताएंगे भाई, बताओ भाई, अनिल बताओ। अगर आपसे पूछा जाए हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक हो गया, जो चीज पहले घट चुकी है, वहां पर डेटा कलेक्शन के लिए जो सोर्सेस हैं वो कौन से हैं? प्रवीण, प्राइमरी सोर्सेस होते हैं।
प्राइमरी सोर्स कैसे हो सकते हैं ये बताइए? जब हम ऑलरेडी घटना हो चुकी है, प्राइमरी सोर्स उस समय हुए जब घटना हो चुकी है, ऑलरेडी उस पे शोध हुआ होगा पहले। उसी का ही डायरी या डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड्स हम चेक कर रहे हैं। तो जो चीज हो चुकी है, जब हम सेकंड टाइम उसको सर्च करेंगे तो वो किसमें आएगा? सेकेंडरी डेटा में आएगा। और ऐतिहासिक अनुसंधान की बात करें तो पास्ट इवेंट के ऊपर होता है जो ऑलरेडी घटना घट चुकी है। तो डायरी हो गई, बिब्लियोग्राफी हो गई, रिकॉर्ड्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? सेकेंडरी डेटा में आएंगी। ठीक है, तो सेकेंडरी डेटा प्राइमरी डेटा पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अतीत की घटनाओं को दस्तावेजों अभिलेखों के माध्यम से समझता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, इनमें से कौन सा गुणात्मक पद्धति है? अब गुणात्मक का क्या मतलब होता है? बिल्कुल, बुक सेकेंडरी हो गई और डायरेक्टली अगर आप कहीं जाकर ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो प्राइमरी। सेकेंड चीज है गुणात्मक। गुणात्मक में क्या है? जहां हम क्वांटिटेटिव यानी संख्याओं का इस्तेमाल नहीं करते। किसका इस्तेमाल करते हैं? क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे लोगों से पता लगाए। अगर मान लो दीपिका के घर पे जनसंख्या अब स्टार्ट होने वाली है ना भाई, जनसंख्या काउंटिंग दोबारा से। दीपिका के घर जाकर के डेटा कलेक्शन किया गया, पूछा गया दीपिका तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है। डायरेक्टली जाके दीपिका से मिले, डायरेक्टली जाके लोगों से मिलके डेटा कलेक्शन करते हैं तो प्राइमरी। लेकिन जब वो डेटा हमने रख लिया और हम बाकी चीजों में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सेकेंडरी। ठीक है, तो गुणात्मक की बात करें तो गुणात्मक का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्नावली, साक्षात्कार, एक्सपेरिमेंट या सर्वे। ऑप्शन नंबर बी साक्षात्कार। क्वालिटेटिव मेथड लाइक इंटरव्यू, केस स्टडी, फोकस ग्रुप डील विद मीनिंग नॉट नंबर्स। इसमें नंबर्स नहीं होते हैं। गुणात्मक पद्धति में जिसमें साक्षात्कार आ जाएगा, केस स्टडी, फोकस ग्रुप, ये अनुभव पे आधारित होती है, क्वालिटी पे आधारित होती है, ना कि संख्याओं पर। तो जहां पर संख्या नहीं आएगी वहां क्वालिटेटिव, जहां संख्याएं आएंगी वहां क्वांटिटेटिव। प्रायोगिक अनुसंधान में जिस चर को नियंत्रित या परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन भाई, देखते हैं कितने एक्सपर्ट हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अभी देखिए, जो मैंने क्वेश्चन आपको पहले प्रीवियस बताया था वही चीज है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल के बारे में है। पूछा गया ऐसे कौन सा वेरिएबल है जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव मीन्स स्टैटिस्टिकल डेटा। वेरी गुड प्रतीक। किस पे हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं? हेर फेर कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। शिल्पी, सॉरी, सोशियोलॉजी का क्लास मैं नहीं लेती हूँ, बट कंटेंट अवेलेबल होंगे हमारे टेलीग्राम पे। तो जो भी पीडीएफ वगैरह हमारे पास अवेलेबल होगी वो आप सभी लोगों के लिए होगी। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए सोशियोलॉजी का, क्योंकि वहां पर ना सिर्फ आपको कंटेंट मिलेगा, आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल भी। चलिए, नियंत्रित परिवर्तित कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, किसमें? एक्सपेरिमेंटल में। लेकिन अगर आपसे कहा जाए एक्स पोस्ट फैक्टो क्या चीज है? एक्स पोस्ट फैक्टो, जिसे हम अर्ध प्रायोगिक कहते हैं, इसका क्या मतलब है? आधा प्रयोग। अर्ध प्रायोगिक यानी आधा प्रयोग। अब इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी एक्स का मतलब है कोई घटना हो चुकी है। ठीक है, कोई घटना हो चुकी है उसके बाद में रिसर्च करना। तो इसमें क्या होता है, ये अर्ध प्रायोगिक है, लेकिन इसमें स्वतंत्र चर पर नहीं, लेकिन किसमें देखा जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल पे। न- किसमें? यहां पर आप देख सकते हो परिवर्तन डी यानी कि डिपेंडेंट में, इसमें एक्सपेरिमेंटल पे, इंडिपेंडेंट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, कारण प्रभाव संबंध का अध्ययन करने की कौन सी विधि सर्वोत्तम है? फास्ट आंसर करते चलेंगे। पूरे 50 क्वेश्चन की ये पीडीएफ आप सभी को मिलने वाली है। क्लास टाइमिंग रहेगी 8:15 से 8:30 के बीच में, आप देख सकते हो 8:15 टू 8:30। और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है क्लास का, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। ठीक है,
कारण प्रभाव जानने के लिए कॉज एंड इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल, मैनिपुलेशन किस में आएगा, एक्सपेरिमेंटल, कॉज इफेक्ट किस में आएगा, एक्सपेरिमेंटल। बाहरी चरों को यानी एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने वाला कौन है, वो भी एक्सपेरिमेंटल है। सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल या प्रायोगिक शोध ऐसा है जिसमें हम बाहरी चरों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि बाकी किसी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सपेरिमेंटल या प्रायोगिक। क्वेश्चन नंबर 30, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक, किसी चीज का वर्णन हो रहा है, कोई चीज क्यों है, कैसे है। क्वेश्चन नंबर 13, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है बेटा, एक बार चेक कर लो सब लोग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी है। अभी बाकी मैं शेयर भी कर दूंगी। वर्णनात्मक अनुसंधान किसके लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्राइबिंग करंट स्टेटस, वर्तमान स्थिति का वर्णन करने के लिए। तो फिर ये ऑप्शन नंबर ए किसके लिए है, ऑप्शन नंबर सी किसके लिए है और ऑप्शन नंबर डी किसके लिए। चलो ये बता दो तो मान जाए आज, आज हम मान जाए। अगर अभी तक आपने समझ लिया ना तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि वर्णनात्मक यानी किसी स्थिति का वर्णन करना, किसी को एक्सप्लेन करना। तो पहला ऑप्शन किससे रिलेट करता है, कौन बताना चाहेगा। डेवलपिंग थ्योरी किससे रिलेट होती है, सिद्धांत विकसित करने के लिए, सी प्रतीक सी, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन टेस्टिंग कॉज इफेक्ट किसमें आएगा, एक्सपेरिमेंटल में, बिल्कुल सही जवाब। चलो सी का आंसर मिल गया। डी का आंसर है एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, बिल्कुल सही जवाब। पहला किससे रिलेट करता है, आकांक्षा, वेरी गुड जॉब बेटा। बेसिक रिसर्च, सबसे पहला वाला ऑप्शन हमारा किससे है। अब यही अगर मैचिंग आ गई तो करने ही लोगे यार, बिल्कुल कर लोगे, कौन कहता नहीं कर पाएंगे। तो पहला हमारा आपको पता चल जाएगा, एग्जाम्पल लिखे हो या आपके सामने इस तरीके के स्टेटमेंट्स लेके हो, पूछा जाए कि बताइए ये किससे रिलेट करता है ये एग्जाम्पल। तो पहला हमारा एक हमारा हो गया आपका बेसिक रिसर्च, दूसरा हो गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तीसरा है एक्सपेरिमेंटल, चौथा है अप्लाइड या एक्शन रिसर्च। कर लेंगे ना, थम्स अप करो, कितने लोग कर लोगे, ये क्लियर हो गई। सोचो थ्योरी से पहले ही हम क्लैरिटी लेते चले आ रहे हैं, ठीक है, क्लैरिटी लेते। वेरी गुड दीपशिका बेटा। फंडामेंटल थ्योरी बिल्डिंग बेसिक प्योर फंडामेंटल, फंडामेंटल कह लो, बेसिक कह लो, प्योर कह लो, ये सारी चीजें शुद्ध जिसको बोलते हैं वो किस में आएगा, बेसिक में आएगा। क्लैरिटी मिलती जा रही है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी है, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। वर्णनात्मक अनुसंधान लोगों, घटनाओं या परिस्थितियों की वर्तमान स्थिति का सटीक चित्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है, अभी जितना भी हमने पढ़ा है ना वही चीजें यहाँ पे क्लैरिटी मिलती जा रही है हमें। कामिल, बबलू आंसर करो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर कर लेंगे आप। क्वेश्चन है कि कौन से अनुसंधान में पांडुलिपियों यानी मैन्युस्क्रिप्ट, डायरी या आर्काइव्स या अभिलेखागार का उपयोग किया जाता है एज अ डेटा, एज अ सोर्स ऑफ डेटा। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सही जा रहे हो भाई, गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। सचिन वेरी गुड जॉब। ऑप्शन नंबर सी हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक। अगर आपसे पूछा जाए ऐतिहासिक शोध में या आपके हिस्टोरिकल रिसर्च में आपसे कि डेटा कलेक्शन कैसे होता है, सोर्सेस क्या हैं, तो यही सोर्सेस है मैन्युस्क्रिप्ट, डायरी, आर्काइव्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ऐतिहासिक अनुसंधान अनुसंधान प्राथमिक द्वितीयक ऐतिहासिक अभिलेखों पर आधारित होता है। जनरली ये द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी सोर्सेस पे होता है। अब डायरी है, कोई लिख के जा चुका है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च टूल। क्वेश्चन नंबर 15, इमीडिएटली प्रॉब्लम, अप्लाइड रिसर्च, लोकल प्रॉब्लम, एक्शन रिसर्च। वेरी गुड दीपशिका, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन आप लोग भी दीजिए।
हाँ, यहाँ पर भी बेटा बहुत नेटवर्क इश्यू है। हाँ, रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ये जो क्लासेस है रिमूव नहीं की जाएँगी। इनमें से कौन-सा मात्रात्मक अनुसंधान उपकरण है? मात्रात्मक यानी जहाँ पे हम नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं, संख्याओं का यूज़ कर रहे हैं। अवलोकन किसमें आएगा? गुणात्मक में। इंटरव्यू किसमें आएगा? गुणात्मक में, क्योंकि देखने को तो आप क्राइटेरिया नहीं है ना, देखने को 1, 2, 3 कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन क्वेश्चनियर विद रेटिंग स्केल वाली प्रश्नावली किसमें आएगी? मात्रात्मक में। ऑप्शन नंबर सी मात्रात्मक अनुसंधान, जहां पर संख्याओं का, स्केल का, मापनीय डेटा पर आधारित है, नंबर, स्केल एंड मेजरेबल डेटा। क्वालिटेटिव रिसर्च एम्फेसाइज, वही नेटवर्क यहाँ पर भी इशू है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पूछा था कि कोई इशू तो नहीं आ रहा। कोई टेंशन नहीं है, आप बाद में भी देख सकते हो जिसको देखनी है। और जो लाइव क्लास का मजा लेना चाहते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है फिर। गुणात्मक अनुसंधान बल देता है किस पे? जहां पर भी अनुभव लिखा हो, याद रखिएगा, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन से क्या होता है? एक्सपीरियंस मिलता है। मीनिंग एंड एक्सपीरियंस, न्यूमेरिकल पहले ही नंबर आ गया। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो भी आपके नंबरिंग में आ जाएगा। स्टैटिस्टिकल मेथड भी आपका क्वांटिटेटिव में आएगा, लेकिन अनुभव, ऑब्जर्वेशन करना, वो किस में आएगा? आपके क्वालिटेटिव में। गुणात्मक अनुसंधान में मानव का व्यवहार, उसका विश्वास और अनुभवों को समझने पर केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। गुणात्मक अनुसंधान का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर है ए, केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है ना। केस स्टडी, जब वकील केस लेता है क्या करता है? गहन अध्ययन करता है किसी घटना, किसी व्यक्ति से संबंधित, तो गुणात्मक अनुसंधान का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा प्रायोगिक अनुसंधान की एक सीमा है? एक मिनट होल्ड करिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है किसी ना किसी शोध में। तो वही चीज है कि बताइए इसकी कमी क्या है एक्सपेरिमेंटल की। क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज एक्सपेंसिव एंड आर्टिफिशियल। ये महंगा होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कृत्रिम होता है, कई बार वास्तविक जीवन की स्थितियों से मेल नहीं खाता। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है कि इसमें मिश्रित अनुसंधान पद्धति कौन सी है? मिक्स्ड रिसर्च। तो मिक्स है तो नेचुरल सी बात है, एक चीज तो होगी नहीं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों का मिश्रण कहलाता है मिश्रित अनुसंधान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा मात्रात्मक अनुसंधान का एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 20।
इनमें से कौन-सा क्वांटिटेटिव है? नृवंश विज्ञान क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, केस स्टडी गुणात्मक, फोकस ग्रुप गुणात्मक। अब देखो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये तीनों कैसे हैं आपके? गुणात्मक है, लेकिन सही आंसर है कोरिलेशनल, सहसंबंध अध्ययन, रिलेशनशिप को चेक करना। 2 वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है? कोई घटना घटित हुई तो क्यों घटना घटित हुई? वो कहते हैं ना, वो सीबीआई में सीआईडी में आते हैं कि भाई ये घटना हुई तो क्यों घटना हुई? थ्योरी चलाते हैं ना, अपनी दिमाग लगाते हैं, थ्योरी चलाते हैं। कितने लोग देखते हैं सीआईडी? क्या नाम है वो जो सर है उनके, जो मेन सर है उनका क्या नाम है? कौन बताना चाहेगा भाई? अभी पता चल जाएगा कितने लोग सीआईडी देखते हैं। उसमें क्या कहते हैं? दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो थ्योरी बन रही है। किसको पता है क्या नाम है सर का, वो जो मेन सर बनते हैं? इट्स मी। अच्छा, कौन बताना चाहेगा? दया एसीपी सर तो हैं, एसीपी सर, ये देखो सचिन, एसीपी प्रद्युमन, बिल्कुल सही प्रतीक, प्रद्युमन सर। प्रद्युमन सर क्या कहते हैं? थ्योरी बनाते हैं ना, अरे दया कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो वही चीज गड़बड़ है। जब थ्योरी बनाते हैं तो उसमें हाइपोथेसिस भी होती है, कोरिलेशन स्टडी भी होती है, प्रैक्टिकल थ्योरीज पे काम करते हैं वो लोग, सबूतों पे काम करते हैं वो लोग। तो सबूत किसमें है? प्रैक्टिकल है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, ठीक है ना? तो वही कहने का मतलब है यहाँ पे, कोरिलेशन स्टडी किसमें चली जाएगी? मात्रात्मक में, जबकि नरवंश विज्ञान किसी भी कल्चर या किसी व्यक्ति की जाति या उसके संस्कारों से रिलेटेड अगर हमें किसी को बारीकी से जानना हो तो वहां नरवंश विज्ञान, केस स्टडी हो गया, डीपली नेचुरल सी बात है किसी की स्टडी करना, फोकस ग्रुप भी वही चीज हो गया। कोरिलेशन स्टडी करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, अनुसंधान का पहला चरण। अभिजीत, पूर्वी, काजल, ओहो सबका नाम आ गया, अभिजीत, दया, प्रद्युमन, याद है सबके नाम, सब देख रहे हैं, क्या बात है। तो समझ जाओ वो कौन सी थ्योरी पे काम करते हैं। अनुसंधान का पहला चरण क्या है? हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर हमें यूजीसी नेट का एग्जाम देना है या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन क्या आता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो रिसर्च भी यही पूछता है कि भाई आए हो अपना समय यहाँ लगाने के लिए, तो क्यों आए हो? तो जो सबसे पहला रिसर्च है वो क्यों ही है, यानी कि अनुसंधान की समस्या की पहचान करना। आपकी क्या समस्या है पहले तो वो बताइए, उसके बाद आगे कार्यवाही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 21, अनुसंधान हमेशा किसी उपयुक्त और महत्वपूर्ण समस्या की पहचान से शुरू होता है। समस्या की पहचान के बाद अगला चरण कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 22। अब मान लीजिए हमने समस्या बता दी कि भाई ये समस्या है, गुरुदीप लेट हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी भी अपन बीच में ही है। चलो भाई सद्दाम, अभी आंसर करना जरा। अगर आपसे पूछा जाए कि चलो प्रॉब्लम का तो पता लगा लिया, अब दूसरा स्टेप क्या होगा? डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर कहता है अच्छा ठीक है पहले बताओ प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपसे वर्बली पूछता है, फिर आप बताओगे भाई बुखार आ रहा है मुझे या मेरे को ये चीज इश्यू आ रही है, कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो क्या कहेगा? कहेगा अच्छा ठीक है पहले आपको ऐसा कोई इश्यू था क्या? पहले आपको कोई ऐसी हिस्ट्री रही है मेडिकल से रिलेटेड? तो पहले की हिस्ट्री यानी लिटरेचर रिव्यू करना, देखना कि भाई क्या चीजें कोई है यहाँ पे, है ना, कोई ऐसी संभावना। तो क्या होगा? लिटरेचर, अभी पहले तो हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद में जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर ने पहले चेक किया फिर पूछा आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है। समझ गए ना? तो दूसरा स्टेप भी हमें याद हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अनुसंधान में परिकल्पना का क्या मतलब है? हाइपोथेसिस। जैसे कि अभी एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि भाई वो घटना ऐसे हुई होगी, दया ने कहा नहीं ऐसे हुई होगी, हुई है या नहीं हुई है अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारी सिर्फ थ्योरी है। तो क्या होगा यहाँ पे? हाइपोथेसिस इन रिसर्च, एक अस्थाई अनुमान, अनुमान लगाना, टेंटेटिव स्टेटमेंट,
घटना हुई है या नहीं हुई अपन को नहीं पता, अपन क्या कर रहे हैं, थ्योरी पे काम कर रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, अगर ए प्लान नहीं हुआ तो बी हो सकता है, बी नहीं हुआ तो सी हो सकता है। तो परिकल्पना एक अस्थायी अनुमान जिस पे रिसर्च होनी है। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट टू बी टेस्टेड थ्रू रिसर्च, जिसे अनुसंधान के माध्यम से परखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, डेटा विश्लेषण से ठीक पहले कौन सा चरण आता है? जिसको क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे, घबराओ नहीं भाई, थ्योरी होनी है। अभी सिर्फ एक हम रिवीजन कर रहे हैं, एक छोटा सा टेस्ट हो रहा है जिससे कि हमें कंफर्म हो जाए कि आप इन चीजों से अवेयर हो। ठीक है, तो गलत हो रहा है कोई बात नहीं, होने दो। डेटा एनालिसिस से पहले कौन सा चरण आएगा? क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर बी, डेटा कलेक्शन। सबसे पहले डेटा कलेक्शन होगा, फिर डेटा विश्लेषण किया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा? डेटा कलेक्शन होगा, तभी तो हम विश्लेषण कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, अनुसंधान प्रक्रिया का हिस्सा इसमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25, आंसर करो राजवीर, आंसर करते चलो। रुचिता, राधा, आंसर फटाफट बेटा। अदिति, राकेश, अनुपम, सब लोगों के जो आंसर है ना मेरी नजर में है, तो करते रहो। गलत करो या सही करो वो मतलब नहीं है, मैदान में जाके खड़े होकर के बैटिंग करनी जरूरी है। कोई बात नहीं प्रवीण, जैसे क्वेश्चन देखो आप, अगर मान लीजिए आपके साथ अगर आप किसी चीज में बिजी हो, वीडियो को वहीं स्टॉप कर लिया करो, क्वेश्चन के आंसर दो फिर आगे निकालो। ठीक है, स्टॉप कर लिया करो वीडियो को। अनुसंधान प्रक्रिया का हिस्सा इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन नंबर ए, पहले प्रॉब्लम, फिर हाइपोथेसिस, फिर डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, रिपोर्ट राइटिंग। अनुसंधान एक तार्किक क्रम का पालन करता है और सेम चीज है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26, डेटा विश्लेषण का चरण मुख्यतः किससे संबंधित है? 26, थ्योरी से पहले ही हमारे कई कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ममीना आंसर करो बेटा जल्दी जल्दी। इन्होंने कहा डेटा विश्लेषण का चरण मुख्यतः किससे संबंध रखता है? सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। डेटा विश्लेषण, डेटा व्यवस्थित करना, ड्राइंग टेबल एंड चार्ट्स एंड पैटर्न और रिलेशनशिप को खोजना, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा मीन्स। 27 क्वेश्चन नंबर, डेटा इंटरप्रिटेशन आप लोग पढ़ते हो, तो इंटरप्रिटेशन से क्या मतलब है? डेटा की व्याख्या। 27 का सही आंसर है बी, गिविंग मीनिंग टू रिजल्ट। व्याख्या करना, परिणामों को अर्थ देना, एक्सप्लेन करना। तो व्याख्या परिणामों को अनुसंधान समस्या के संदर्भ में अर्थ प्रदान करती है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 28, अनुसंधान का कौन सा चरण सुनिश्चित करता है कि अध्ययन दोहराया जा सके? रिसर्च कैसा होता है? रेप्लिकेबल होता है, रेप्लिकेबल जिसको हम दोहरा सके, और जितनी बार दोहराएंगे रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो अनुसंधान का इनमें से कौन सा ऐसा चरण है जो सुनिश्चित करता है कि अध्ययन दोहराया जा सके? 28 का सही आंसर बी, रिपोर्ट लेखन। रिपोर्ट लेखन से अन्य लोग उसी अध्ययन को दोहरा सकते हैं। सही आंसर है बी, रिपोर्ट राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 29, पायलट स्टडी इज कंडक्टेड टू।
ये इस बार के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था पायलट स्टडी। व्हाट इज पायलट स्टडी, क्या होती है ये? क्वेश्चन नंबर 29, सही आंसर ए। टेस्ट फेजिबिलिटी ऑफ रिसर्च डिजाइन, अनुसंधान डिजाइन की व्यवहारिकता की जांच करना। पायलट अध्ययन मुख्य शोध से पहले उपकरण प्रक्रियाओं को सुधारने के लिए किया जाता है, यानी पहले से देखा जाता है कि वो चीज हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उस पर स्टडी हो सकती है या नहीं हो सकती है, जो हम टूल इस्तेमाल करने वाले हैं वो वर्क करेंगे या नहीं। तो पायलट अध्ययन जो मेन रिसर्च हम करते हैं उससे पहले का एक अध्ययन है या एक तरीके का टेस्ट है, जिससे कि हम चेक कर सके कि हमारी सारा प्रोसीजर प्रॉपर हो। क्वेश्चन नंबर 30, फाइनल स्टेप ऑफ रिसर्च। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेप ऑफ रिसर्च? अनुसंधान का अंतिम चरण। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 30, सबसे लास्ट में क्या आता है? रिपोर्ट लेखन और प्रस्तुति। रिपोर्ट राइटिंग प्रेजेंटेशन फाइनल स्टेप है रिसर्च में। अंतिम परिणाम रिपोर्ट में लिखकर प्रस्तुत करके साझा किया जाना। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, अनुसंधान नैतिकता मुख्यतः किससे संबंधित है? चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31। सही आंसर है बी, मॉरल प्रिंसिपल इन रिसर्च, अनुसंधान में नैतिक सिद्धांत। नैतिकता का मतलब क्या होता है? नैतिकता जहां पे आप जब शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए और पूरा प्रॉपर तरीके से सही डायरेक्शन में काम होना चाहिए। इनमें से कौन अनएथिकल है यानी अनैतिक है? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने। हाँ, आप पीडीएफ प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो आप डायरेक्टली भी पढ़िए, ठीक है? आप वेबसाइट पर भी बहुत सारी पीडीएफ है, वहां से भी आप इसको ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे चाहे आप यूज कर सकते हो। अनुसंधान में अनैतिक है इनमें से कौन सी चीज? अनैतिक है डेटा गणना, फैब्रिकेशन ऑफ डेटा, डेटा गणना अनुसंधान कदाचार है। मेकिंग ऑफ डेटा इज अ रिसर्च मिसकंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, प्लैगियरिज्म रिफर्स टू, प्लैगियरिज्म साहित्यिक चोरी। रिफ्रेश कर लो रुचिता, आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, डेट इज वाई की थोड़ा सा ब्लर हो सकता है। प्लेगरिज्म यानी कि साहित्यिक चोरी से संबंधित चीज पूछी है इन्होंने। दूसरों के कार्य का श्रेय दिए बिना ही उसका प्रयोग करना, यूजिंग अदर वर्क विदाउट क्रेडिट, क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी। दूसरों के कार्य का श्रेय दिए बिना प्रयोग करना। प्लेगरिज्म क्या है? एक इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक संपदा और पूरी तरह से अनैतिक। क्वेश्चन नंबर 34, इनफॉर्म कंसेंट मीन्स?
इन्फॉर्म कंसेंट मीन्स जय माता दी गीता। आंसर करो बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। काजल आंसर क्या होगा? जल्दी आंसर करो बेटा। इन्फॉर्म कंसेंट मीन्स कंसेंट, सूचित सहमति, यानी कि आपने उसको बता दिया है, कोई फोर्स नहीं किया है, अपनी स्वेच्छा से वो चीज करने को रेडी हो जाएं, तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर बी, कंसेंट साइन करना। यानी आपको पता है कि क्या चीज होने वाली है और आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो और आपको उससे कोई इशू नहीं है, तो प्रतिभागी उद्देश्य समझकर स्वेच्छा से शामिल हो। सूचित सहमति, इन्फॉर्म कंसेंट, इंश्योर पार्टिसिपेंट राइट्स एंड ऑटोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 35। अनुसंधान में गोपनीयता का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंशियली इन अ रिसर्च मीन्स कि डेटा कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। कॉन्फिडेंशियल से क्या रिलेट करता है ये? मरियम, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। क्वेश्चन नंबर 35 आपने कहा है ऑप्शन नंबर बी और बिल्कुल सही है। कॉन्फिडेंशियली इज अ कोर एथिकल ड्यूटी ऑफ द रिसर्चर। गोपनीयता शोधकर्ता का मुख्य नैतिक कर्तव्य है। प्रतिभागियों की पहचान, आइडेंटिटी और डेटा की सुरक्षा करना इसी में आता है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। प्रकाशन में कौन सा अनैतिक आचरण है? विच इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस इन पब्लिकेशन? ओनली 299 की मेंबरशिप है और मुझे नहीं लगता वो कुछ ज्यादा है। 4 महीनों में अगर हम बात करें, जनवरी 2026 तक का वैलिडिटी है और सिर्फ आपको 299 करना है। सिर्फ 299 में आपको पीडीएफ मिल रहा है, आपको क्विज मिल रहा है, आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहा है। सिर्फ 299, वो भी सिर्फ एक बार, वन टाइम। तो क्या ये ज्यादा है क्या? तो जो भी ये मेंबरशिप लेगा, ये उनके लिए है पीडीएफ भी। आगे आने वाले जो क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवाने वाली हूँ, उसमें सिर्फ वही कमेंट कर पाएंगे जो मेंबरशिप लिए होंगे। तो इसलिए भाई 299, ये सोच लो कि एक महीने में भी अगर 299 का यूज करोगे तो कितना ही कर पाओगे, इससे ज्यादा आप लोग अपना खर्च करते हो। तो सिर्फ इसलिए कि आप कंटेंट वैल्यू कर पाओ, आप रेगुलर क्लास में आओ, इसलिए ये 299 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल सबमिशन ऑफ सेम पेपर। सबमिटिंग द सेम पेपर टू मल्टीपल जर्नल इज अनएथिकल। एक ही पेपर को कई पत्रिकाओं में भेजना अनैतिक है। क्वेश्चन नंबर 37। मतलब सोचिए 3000 से ज्यादा पीडीएफ है, पेपर वन एज वेल एज पेपर टू, बल्कि मैं डेली बेसिस पे भी कोशिश करती हूँ पीडीएफ देने की। तो उसके लिए अगर आपको 299 एक बार देना है तो वो नहीं कर पाएंगे। ज्वाइन करने के लिए यूपीआई आईडी पे डायरेक्टली जाएं, क्योंकि अगर आप यूट्यूब के थ्रू लेंगे तो वो ऑटो पे ऑन कर देगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डायरेक्टली यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करें। मैं आप लोगों को यूपीआई आईडी भी शेयर कर दे रही हूँ। ये सिर्फ आप लोगों के लिए, अगर आपको लगता है कि एग्जाम क्रैक करना है तो सीरियसली अगर आपको लेना है ना, तो 1 रुपए तो खर्च करना ही पड़ेगा। यूपीआई आईडी मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। divya.gautam16@OKSBI। इनमें से कौन सी समिति अनुसंधान में नैतिकता की जांच करती है कि सब चीजें प्रॉपर हो रही है या नहीं? ऑप्शन नंबर बी, आईईसी, इंस्टीट्यूशनल एथिक कमेटी। संस्थागत नैतिक समिति अनुसंधान की नैतिकता की जांच और स्वीकृति करती है। हितों के टकराव का उदाहरण यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है।
आंसर करिए इस क्वेश्चन का। कुछ नहीं करना राजवीर, आपके पास गूगल पे होगा, पेटीएम होगा, कोई भी एप्लीकेशन, आपका यूपीआई है, आपको डायरेक्टली जो मैंने यूपीआई मेंशन करी है divya.gautam16 ओके एसबीआई, बस इस पे जाकर के 299 करना है। करने के बाद मुझे यूट्यूब पर आप एक कमेंट कर दीजिएगा कि मेरी मेंबरशिप मैंने कर दी है, या फिर अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट कर शेयर कर दीजिएगा टेलीग्राम पे, हो जाएगी भाई, कोई टेंशन ही नहीं है। आपके सामने यहाँ देख रहे हो ग्रीन कलर, ब्लू कलर के यहाँ पे आप लोग को नाम शो कर रहे हैं, ये सब हमारे मेंबर्स हैं। हितों के टकराव का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा, सॉरी कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शोधकर्ता को परिणाम से अधिक आर्थिक लाभ हो। रिसर्चर हैज अ फाइनेंशियल गेन इन अ रिजल्ट। हितों का टकराव तब होता है जब व्यक्तिगत लाभ अनुसंधान को प्रभावित करता है। अनुसंधान नैतिकता का सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 39। Which of the following is a principle of a research ethics? अनुसंधान नैतिकता का सिद्धांत है, ये सभी भाई, ईमानदारी भी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। 39 ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 40, एग्जाम्पल ऑफ फैब्रिकेशन, गढ़ने का उदाहरण इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैब्रिकेशन? ऑप्शन नंबर ए, मेकिंग अप डेटा, डेटा बना लेना। गढ़ने का अर्थ है, फैब्रिकेशन का मतलब है इन्वेंटिंग डेटा डेट वाज नेवर कलेक्टेड, एक ऐसा डेटा बनाना जो कभी एकत्र ही नहीं किया गया। तो फैब्रिकेशन आ जाए रिसर्च में तो समझ जाना कि इसका मतलब है गढ़ना, यानी कैसा डेटा बनाना जो कभी एकत्र ही नहीं किया गया। झूठा, अनुसंधान में मिथ्याकरण यानी फॉल्सिफिकेशन का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, अनुसंधान में मिथ्याकरण का क्या मतलब है? नकली डेटा बनाना, डेटा को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या बदलना, दूसरों को श्रेय देना या ईमानदार रिपोर्टिंग करना। तो ऑप्शन नंबर बी, मिस रिप्रेजेंटिंग और मैनिपुलेटिंग डेटा, डेटा को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या बदलना। फाल्सिफिकेशन, डिस्टॉर्ट ओरिजिनल डेटा टू मिसलीड, मिथ्याकरण में जब मूल डेटा यानी जो ओरिजिनल डेटा है उसको ही बदल दिया, गुमराह किया जाता है। किसमें? आपके फाल्सिफिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए वहां पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं टेलीग्राम पे जिसके क्विज भी चलते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, सोशियोलॉजी की बात करूं। बाकी अगर आप चाहते हो कि पेपर 2 में आप लोग भी क्विज कराना तो टेलीग्राम पे आप भी डायरेक्टली क्विज करवा सकते हो, ठीक है। बाकी स्टडी मटेरियल तो है ही है वहां पे। नैतिक मुद्दा इनमें से कौन सा नहीं है? Which is not an ethical issue? Question number 42. Correct answer is option number C, peer review. सहकर्मी समीक्षा गुणवत्ता आश्वासन का हिस्सा है, अनैतिक आचरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है? वॉलेंट्री, कभी कभी स्कूल में भी बोल देते हैं भाई वॉलेंट्री आपने पार्टिसिपेशन करना है, तो उस वॉलेंट्री का क्या मतलब होता है?
द प्रिंसिपल ऑफ वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन, स्वैच्छिक भागीदारी का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन नंबर 43। स्वैच्छिक है यानी आपके हिसाब से है, तो सही आंसर होगा बी, यानी प्रतिभागी कभी भी मना कर सकते हैं या वापस जा सकते हैं, ये उनकी इच्छा है। स्वेच्छा से भागीदारी को सुनिश्चित करना, वॉलेंट्री मतलब अपनी स्वेच्छा से करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में चिकित्सा अनुसंधान में नैतिकता की निगरानी कौन करता है? अपनी इच्छा से भागीदारी वॉलेंट्री में आ गया। भारत में चिकित्सा अनुसंधान की नैतिकता की निगरानी कौन करता है? मेडिकल रिसर्च में मॉनिटर कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन नंबर बी, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में भारत में चिकित्सा अनुसंधान नैतिकता के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। क्वेश्चन नंबर 45, लेखत्व से संबंधित कौन सा आचरण अनैतिक है? ऑथरशिप प्रैक्टिस में अनएथिकल कौन सी चीज है? क्वेश्चन नंबर 45। यही तो है क्वेश्चंस को, यही चीज वो स्टेटमेंट में डाल देंगे। मान लीजिए एक जगह प्लेगरिज्म लिखा, एक जगह फॉल्सिफिकेशन लिखा, या एक जगह लिखा कि नैतिकता की जांच कौन करता है। ठीक है, तो इसी तरीके की चीजें पूछते हैं स्टेटमेंट में। अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, आराम से कर लेंगे। तो लेखक से संबंधित क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन नंबर एक, घोस्ट ऑथरशिप, भूत लेखत्व। भूत लेखत्व तब होता है जब योगदानकर्ताओं को श्रेय नहीं दिया जाता। ऑप्शन नंबर एक, लेखत्व से संबंधित आचरण अनैतिक कौन सा है? सही योगदान स्वीकार करना सही चीज है, ज्वाइंट पब्लिकेशन ठीक है, ग्रुप रिसर्च ठीक है, लेकिन घोस्ट ऑथरशिप यानी उनको क्रेडिट ही नहीं दिया गया। ठीक है, एजुकेशन सब्जेक्ट का भी टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46, एथिक्स इन अ रिसर्च इंश्योर, अनुसंधान में नैतिकता सुनिश्चित करती है क्या चीज? आपने कहा है ए, वैलिडिटी एंड क्रेडिबिलिटी, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन 47, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी यानी बौद्धिक बेईमानी का उदाहरण इनमें से कौन सा है? बौद्धिक, जितनी भी रिसर्च से जुड़ी हुई चीजें हैं, किताबें लिखी जाती हैं, वो सारी किसमें आती है? बौद्धिक संपदा से जुड़ी हुई ये चीजें हैं। तो उसमें अगर हम बेईमानी की बात करें तो सही आंसर क्या होगा? बौद्धिक बेईमानी का एक उदाहरण। 47 का सही आंसर बी, साहित्यिक चोरी। बौद्धिक बेईमानी का अर्थ है बिना श्रेय दिए नकल करना। क्वेश्चन नंबर 48, अनुसंधान नैतिकता का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है? और सही आंसर इस क्वेश्चन का, अनुसंधान नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान में नैतिकता एथिक्स को रखना, प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स राइट, प्रतिभागियों के अधिकारों की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 49, पब्लिकेशन एथिक्स। पब्लिकेशन जब हम करते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? टेलीग्राम पेपर 1 आप लोग ज्वाइन करिए, वहीं पर ही आपको ये सारे पेपर 2 के ग्रुप भी मिल जाएंगे।
पॉलिटिकल साइंस का भी ग्रुप मिल जाएगा, उसके कंटेंट भी अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी अगर हो सके तो आप लोग भी क्विज करवाइएगा, तो आप लोगों को एडमिन बना देंगे टेलीग्राम में। तो कहते हैं ना, जब पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, सीधी सी बात है। जिसको भी लगता है कि नहीं भाई मैं क्विज करवा सकता हूँ, तो सीधी सी बात है, टेलीग्राम ज्वाइन करिए और एक कमेंट कर दीजिए कि मैम पेपर 2 में मेरे को इस चीज में मैं एक्सपर्ट हूँ, बस। प्रकाशन नैतिकता का सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 49। प्रकाशन में क्या चीज है? उपरोक्त सभी। पब्लिकेशन एथिक्स में आता है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी यानी पारदर्शिता, योगदान स्वीकार करना और मौलिकता। क्वेश्चन नंबर 50। अनुसंधान नैतिकता के बारे में कौन सा कथन सही है? पेपर 1 टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, आप लोग इस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। एजुकेशन सब्जेक्ट का ये लीजिए, एजुकेशन का पेपर 1 का, पेपर 2 का। उसके अलावा सोशलॉजी, सोशलॉजी में भी इस समय प्रॉपर क्विज चल रही हैं, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं सोशलॉजी ग्रुप भी दे रही हूँ आप लोगों को, ये लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए सबके सब। उसके अलावा अब मैं अगर बात करूं पॉलिटिकल साइंस, लेकिन वहां पे ग्रुप इस समय नहीं हो रहा है, क्विज नहीं हो रहा है इस समय पे, लेकिन कंटेंट मिल जाएगा। पेपर 1 से भी आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। ठीक है, सब लोग पेपर 1 ज्वाइन कर ले, वहां पर भी डायरेक्टली मिल जाएगा आपको। ये पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री का, एक मिनट रुको जरा सा देखूं मैं, यहाँ कंटेंट तो मिलेगा बट कुछ जैसे मैंने आपको ग्रुप बताए हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ, तो वो आगे चले गए जो क्विज करवा रहे थे। तो अगर आप लोग भी चाहो क्विज करवाना तो आप करवा सकते हो। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर रही हूँ अभी हिस्ट्री की। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, सॉरी लाइब्रेरी साइंस अभी नहीं है हमारे पास ग्रुप, ठीक है, बट कंटेंट मिल जाएगा पेपर 1 के ग्रुप में। पेपर 1 का भी लिंक मैंने अभी शेयर कर दिया। कौन सा कथन सही है अनुसंधान नैतिकता में? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नैतिकता जिम्मेदार आचरण के लिए मार्गदर्शन देती है। नैतिकता शोधकर्ताओं को ईमानदारी, निष्पक्षता, सम्मान की ओर मार्गदर्शन देती है। तो 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। कल होगी आपकी जो थ्योरी क्लास, ठीक है, थ्योरी क्लास होगी 8:15 से 8:30 आप लोग चेक कर सकते हो। अब कंप्लीट कर रहे हैं, हम फिनिश कर रहे हैं। टेलीग्राम पेपर 1 में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप कलेक्ट कर लीजिएगा। अब मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हाँ, इकोनॉमिक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी हम शेयर कर देंगे। सब टेलीग्राम पेपर 1 को ज्वाइन करें। यूपीआई आईडी मैंने शेयर कर ही दी है, यूपीआई आईडी के थ्रू जल्दी से जल्दी सब लोग मेंबरशिप ले लें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक, राधे राधे।